नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी का ये पार्ट 4 है, ठीक है। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो सबसे पहली जो टर्म है वो क्या है? एचएसपी, जिसको बोलते हैं हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर। तो एचएसपी का मतलब क्या है? हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर। एनसीबीआई का आपने ब्लास्ट तो रन किया ही होगा, ठीक है। एनसीबीआई का ब्लास्ट, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इस डेफिनेशन को, इसकी फुल फॉर्म को याद करके रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एचएसपी बेसिकली होता क्या है? जब ब्लास्ट आप रन करते हो, ठीक है, तो ब्लास्ट रन करने के बाद एक तो दो पेज आते हैं। मतलब एक पेज पे बताता हूँ क्या होता है। एक पेज पे तो लिस्ट आ जाती है मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाले सीक्वेंसेस की, ठीक है। यहाँ पे एक सीक्वेंस सिमिलैरिटी का एक कॉलम बना होता है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, ऐसी कॉलम बना होता है, यहाँ पे समरी का भी बना होता है। तो समरी पे आप जब जब क्लिक करोगे यहाँ पे, तो वहां पे एक टेबल बनी हुई आती है जहाँ पे कलर कलर से बार्स बने होते हैं। रेड कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के भी उसमें होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कलर के बेसिकली बने होते हैं। वो क्या होते हैं? हाई स्कोरिंग पेयर होते हैं बेसिकली, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो कलर्ड लाइन ये जो होती है ना, समरी में डिस्प्लेड होती है, ये क्या होते हैं? हाई स्कोरिंग पेयर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो एनसीबीआई का जब भी ब्लास्ट रन करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम जरूर देखना। तो बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली जो रिजल्ट्स हैं ब्लास्ट के, उनको एक तरीके से बार की फॉर्म में डिस्प्ले करना, यही क्या है? हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली क्या होता है? एक्सटेंड तो बहुत पेयर होते हैं, कुछ नहीं होता बेसिकली लाइन की फॉर्म में। बेसिकली जो लाइंस बनी होती है कलरफुल, रेड कलर की होंगी, ग्रीन और ब्लू होगी, ब्लैक होगी, तो ठीक है, उसमें इंडिकेशन होता है, बेसिकली कुछ इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको, मेरी ब्लास्ट वाली वीडियो आप जाके देखो, ठीक है, प्रैक्टिकल की, उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बेसिकली सीक्वेंस सिमिलैरिटी दिखाती है कि आपका सीक्वेंस जो क्वेरी सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस बेसिकली वो सीक्वेंस होता है जो आपका खुद का सीक्वेंस हो, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? क्वेरी सीक्वेंस, ठीक है। अब आपका क्वेरी सीक्वेंस किस सीक्वेंस से मैच ज्यादा कर रहा है, ठीक है। मान लो इस सीक्वेंस से मैच कर रहा है तो ये पूरा कवर होगा, ठीक है। अगला सीक्वेंस से कवर होगा, मतलब मैच हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ तक वो लाइन खींची होगी, इस तरीके से यहाँ तक लाइन खींची होगी। फिर कोई सीक्वेंस इतना मैच कर रहा होगा तो कोई इतना कर रहा होगा तो यहाँ तक लाइन खींची होगी, कोई इतना कर रहा होगा तो यहाँ तक लाइन खींची होगी। तो इस तरीके से ये बेसिकली हाई स्कोरिंग सेगमेंट पे डिस्प्ले होता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है जो जनरली पूछी जाती है वो क्या है? ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। ओपन रीडिंग फ्रेम शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 6 ओपन रीडिंग फ्रेम होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, या किसी भी कह लो पोर्शन ऑफ डीएनए में, डीएनए के पोर्शन में, ठीक है। जो कि बेसिकली जब भी ट्रांसलेटेड होते हैं तो उनके अंदर बेसिकली क्या होता है? स्टॉप कोडॉन नहीं होते, ठीक है। तो ORF क्या होता है? ऐसे डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए सीक्वेंस पे ऐसे कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जो कि जब ट्रांसलेटेड होते हैं तो उनमें स्टॉप कोडॉन नहीं होता। आ रही बात समझ में? और बेसिकली 6 ORF होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, मैक्सिमम देख सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं होते। जो कि एक तो पॉजिटिव स्ट्रैंड होते हैं, प्लस में चलते हैं, ठीक है, और एक नेगेटिव में चलते हैं, मतलब रिवर्स स्ट्रैंड में, ठीक है। तो ORF उनको जो निकालने का मतलब, अगर आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ORF फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए टूल है ORF फाइंडर, ORF फाइंडर, ठीक है। एनसीबीआई का टूल है, यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ओपन एक्सेस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पी वैल्यू। पी वैल्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रिजल्ट पेज ऑफ द ब्लास्ट। ब्लास्ट का जो रिजल्ट पेज होता है उसमें पी वैल्यू एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ज्यादा नहीं करती बट रोल प्ले करती है। तो पी वैल्यू बेसिकली प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक चीज समझ लो भैया, अगर पी वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की 0.05, ठीक है, इससे अगर कम होगी, आ रही बात समझ में?
अगर पी वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की, अगर जब भी बताता हूँ कब आती है पी वैल्यू, जब भी आप ब्लास्ट करते हो, ब्लास्ट का रिजल्ट पेज डिस्प्ले होता है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट होती है सीक्वेंस की, यहाँ पे ई वैल्यू होती है ना, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर होता है, इस तरीके से पी वैल्यू भी यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो पी वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की अगर 0.05 या उससे कम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो वो सीक्वेंस बहुत ही अच्छा माना जाएगा। आ रही है बात समझ में? दोबारा रिपीट कर दूं, पी वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की अगर 0.05 है या इससे कम है तो सीक्वेंस अच्छा कंसीडर किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और बेसिकली जो पी वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में डिस्प्ले होती है। तो अच्छी वैल्यू के बारे में तो आपको पता लग गया, जो 0.05 से कम होगी या 0.05 होगी उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? पी वैल्यू का बेसिकली मतलब ये होता है, देखो, अगर ज्यादा पी वैल्यू होगी तो क्या होगा, ज्यादा पी वैल्यू होगी तो मान लो आपका ये क्वेरी सीक्वेंस है, यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो क्वेरी सीक्वेंस है और रिजल्ट में मान लो पहला रिजल्ट आया जिसकी पी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। आ रही बात समझ में? कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो अगर इसकी पी वैल्यू ज्यादा है ना, है, तो ये दिखाता है कि जो इस सीक्वेंस, और पहली बात तो मैंने जैसे बताया 0.05 से अगर ज्यादा है पी वैल्यू, तो क्या होगा, इस सीक्वेंस के जो सिमिलर सिमिलर सीक्वेंस होगा ना, जो इसके ज्यादा एविडेंस नहीं मिलेंगे कि किस बेसिस पे सिमिलर है। आ रही बात समझ में? अगर पी वैल्यू 0.05 से या ज्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम होगी पी वैल्यू, तो ये क्या दिखाएगा, जो सिमिलर सीक्वेंस है ना दोस्तों, वो क्या है, उसके पास ज्यादा एविडेंस नहीं है इस सीक्वेंस के, मतलब इस सीक्वेंस को भी डिस्प्ले कराया होगा किसी ना किसी एविडेंस के बेस पे तो कराया होगा, तो इस सीक्वेंस के क्या होंगे, एविडेंस बहुत कम होंगे अगर पी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। अगर पी वैल्यू 0.05 या इससे कम होगी तो ये समझ लो कि उस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस डिस्प्ले हो रहा है उसके सबसे ज्यादा एविडेंस होंगे, ठीक है, कि किस बेसिस पे ब्लास्ट रिजल्ट ने उस सीक्वेंस को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है। उसके पब्लिकेशन भी हो सकते हैं, और मतलब साइंटिफिक पब्लिकेशन निकलता है जब, उसके बेसिस पे तो ये तय किया जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसके कितना सिमिलर है, कौन से स्पीशीज से इवॉल्व हुआ है, वो सब चीजें उस पेपर में लिखी होती है, वही क्या होते हैं, उसके एविडेंस होते हैं। ठीक है। तो पी वैल्यू अगर 0.05 या हो या उससे कम हो तो एविडेंस अच्छे माने जाते हैं, ज्यादा माने जाते हैं। अगर पी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एविडेंस उस सीक्वेंस के लिए उतने ही कम होंगे। आ रही बात समझ में? पी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, समझते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी जब भी करते हैं, सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल वैल्यूज पे कुछ हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा सीक्वेंस अच्छा होगा। ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है, पी फैम। पी फैम बोले तो प्रोटीन फैमिली। ठीक है। पी फैम बेसिकली एक रिसोर्स है, तो प्रोटीन फैमिली रिसोर्स है बेसिकली। ये एक तरीके का डेटाबेस है। कौन सा? स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है। ठीक है। याद रखना कौन सा है, पी फैम एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है। आ रही है बात समझ में? अब भाई प्रोटीन फैमिली ये डेटाबेस है, तो इसके अंदर जायज सी बात है इंफॉर्मेशन होगी स्टोर्ड जो होगी। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है इस डेटाबेस में, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, डोमेन की, है ना। प्रोटीन में डोमेन्स भी होते हैं ना, फैमिलीज। ठीक है। डोमेन्स और फैमिलीज की इंफॉर्मेशन आपको प्रोटीन फैमिली डेटाबेस में मिल जाएगी। पी फैम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन फैमिली। ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब बेसिकली ये जो इसमें डोमेन्स मिलते हैं आपको, फैमिलीज मिलती है, इनका जो बैकग्राउंड होता है ना, ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के बाद वही वाली बात होती है, सिमिलैरिटी जितनी अच्छी होगी सीक्वेंस की उस हिसाब से उसके डोमेन डिस्प्ले करते हैं। कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सीक्वेंस सिमिलैरिटी हम करते हैं भाई, सीक्वेंस मैक्सिमम मैचेस आ गए, ठीक है, ब्लास्ट के पेज पे, तो होगा क्या बेसिकली उसके बेसिस पे डोमेन्स भी क्या है एक तरीके के, तो डोमेन्स में भी सीक्वेंस सिमिलैरिटी देखी जाती है। ठीक है। अब ये सीक्वेंस सिमिलैरिटी किस मॉडल पे बेस्ड होती है, HMM पे, हिडन मार्को मॉडल। ठीक है। हिडन मार्को मॉडल पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है। बस ये याद रखना मोटा मोटा, पी फैम को प्रोटीन फैमिली रिसोर्स बोला जाता है, इसके अंदर डोमेन से रिलेटेड डेटा होता है और फैमिली, प्रोटीन की फैमिली से रिलेटेड डेटा होता है। आ रही है बात समझ में? इतना बस याद रखना। और ये एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है। ठीक है। जब पी फैम को स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है।
HMM क्या है? एक हिडन मार्कोव मॉडल है, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी इसके अंदर यूज की जाती है। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है ये बेसिकली, ठीक है, जो कि सीक्वेंस एनालिसिस में हम यूज करते हैं, ठीक है। HMM सीक्वेंस एनालिसिस बोले तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है, या तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इन दोनों के अंदर जनरली HMM को यूज करा जाता है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, इसमें बताऊंगा ये भी किस तरीके से करा जाता है, ये इसकी डिटेल वीडियो मेरे को बनानी है आगे। तो हिडन मार्कोव मॉडल एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम सीक्वेंस एनालिसिस करते हैं, पेयर वाइज सीक्वेंस एनालिसिस या मल्टीपल सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इज पीसीआर। पीसीआर बहुत आपको पता ही होगा, बेसिकली पढ़ के आ रहे हो जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होंगे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, किसी भी फ्रेगमेंट को, ठीक है, किसी भी फ्रेगमेंट को, अगर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को के फ्रेगमेंट को, मान लो इतना सा फ्रेगमेंट है, अगर इसको आपको देखना है तो 1000 टाइम्स एम्पलीफाई कर लोगे इसे, मतलब जूम कर लोगे एक तरीके से, है ना। मैं आपको बोलूं बहुत बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है, मान लो बहुत छोटा सीक्वेंस है ये, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इतने से पोर्शन में बताओ, ठीक है, कौन कौन से मतलब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, बेस पेयर्स हैं कौन कौन से, तो आप क्या करोगे, इसको जूम करोगे। इसी तरीके से पीसीआर जो होती है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो काम करती है। आ रही है बात समझ में? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है। इसमें बेसिकली 1000 मिलियन ऑफ टाइम एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, आपको समझ में आएगी, ठीक है। बस ये समझना पीसीआर के अंदर मिलियन ऑफ टाइम एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइब्लास्ट, PSI साइब्लास्ट, पोजीशन स्पेसिफिक इटरेशन या इटरेटिव, ठीक है, PSI साई ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब तो आपको पता है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। और पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव, ठीक है, एक तरीके का ब्लास्ट है ये। ब्लास्ट जब NCBI ब्लास्ट आप करते हो, तो NCBI ब्लास्ट के अंदर बेसिकली ये ऑप्शन आता है, साई ब्लास्ट, मेगा ब्लास्ट, स्मार्ट ब्लास्ट, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट पी, टी ब्लास्ट एन। तो ये बहुत सारे कुछ ब्लास्ट के फ्लेवर्स हैं, ठीक है, तो ये भी उनमें से एक फ्लेवर है ब्लास्ट का, ठीक है। अब ये ऐसा फ्लेवर है, ये बेसिकली डिनोट करता है पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। किसको? पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली साई ब्लास्ट पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स को डिनोट करता है। तो बेसिकली ये नॉर्मल ब्लास्ट से बेहतर होता है। कोशिश करो आप, अगर किसी नॉर्मल ब्लास्ट को आप रन करते हो तो कोशिश करा करो साई ब्लास्ट को रन करा करो उसकी जगह, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि भाई ये उन सीक्वेंसेस के लिए यूज किया जाता है। मान लो देखो, दो तरीके के सीक्वेंस होते हैं हमारे पास। मान लो आप अगर इवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे हो किसी भी सीक्वेंस की, तो होगा क्या, एक तो ऐसा सीक्वेंस होगा, मान लो आपने दो स्पीशीज उठा ली, ठीक है, एक चिंपैंजी उठा ली, एक होमोसेपियन उठा ली, तो हमें पता है कि ये दोनों एवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं, ठीक है। चिंपैंजी भाई हमारा एंसेस्टर है ह्यूमन का, ठीक है, और हम भी, मतलब हमारा भी एंसेस्टर वही है जो चिंपैंजी का है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने ह्यूमन का सीक्वेंस उठा लिया, अमीनो एसिड सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से उठा लिया, और दूसरी तरफ किसका उठा लिया तुमने, उठा लिया भाई रेप्टाइल के किसी भी स्पीशीज का उठा लिया। तो अब ये क्या है, अब ये दोनों अलग अलग हैं टोटल, तो जाहिर सी बात है इनमें जो सिमिलैरिटी होगी बहुत कम होगी। तो ये एक तरीके से क्या होंगे, बहुत डाइवर्ज होंगे। डाइवर्ज मतलब बहुत ही अलग अलग, बहुत ही दूर दूर सीक्वेंस है, मतलब इनका एवोल्यूशन बहुत ही पास में नहीं है, बहुत ही दूर दूर है, अलग अलग है, बहुत मतलब बहुत सालों की दूरी पे है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब कि डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस हमारे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं, मतलब सीक्वेंसेस के बीच में जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया चिंपैंजी और ह्यूमन की बात करोगे तो बहुत ही कम टाइम में इवॉल्व हुए हैं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि भाई स्नेक और ह्यूमन के अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस को अगर हम देखें ब्लास्ट करके, और इसका बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री बना के देखें, तो इनमें बहुत टाइम लगा इवोल्यूशन होने में, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, ठीक है, डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेज हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो इनके लिए बेसिकली हम साई ब्लास्ट यूज कर सकते हैं। साई ब्लास्ट बेटर माना जाता है और ब्लास्ट के कंपैरिजन। नॉर्मल ब्लास्ट अगर आप रन कर रहे हो तो कोशिश करा करो बेहतर कि साई ब्लास्ट यूज करने की, ठीक है।
और बेसिकली एनसीबीआई ब्लास्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसकी मैंने बात की थी पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये आ गया पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। बेसिकली डिस्प्ले होती है किसमें, साई ब्लास्ट में। तो इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस फुल फॉर्म बहुत है, ठीक है। तो बेसिकली ब्लास्ट का ये पार्ट है, मैट्रिक्स होते हैं। बेसिकली बताऊंगा मैट्रिक्स क्या होते हैं जब मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगी अच्छे से, ठीक है। बस यहाँ पे फुल फॉर्म का काम है, फुल फॉर्म ध्यान रखना बस, ठीक है। लास्ट इज एसटीएस, सीक्वेंस टैग्ड साइट, ठीक है। एसटीएस क्या होते हैं भाई, एक यूनिक सीक्वेंस होते हैं, स्ट्रेच मैं कह सकते हो, यूनिक सीक्वेंस का स्ट्रेच। अमीनो एसिड नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं ना, ठीक है, इनका एक स्ट्रेच होता है जो कि यूनिक होता है। यूनिक मतलब एकदम अलग, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं, किसी भी जीनोम के अंदर जीनोम के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आप अगर देखोगे, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कुछ यूनिक सीक्वेंस होता है, यूनिक स्ट्रेच होता है सीक्वेंस का, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस टैग साइट, एसटीएस, ठीक है। अब इनकी लेंथ बेसिकली कितनी होती है, 200 से 500, ठीक है। कितने होते हैं, 200 से 500 बेस पेयर, ठीक है। तो इतने बड़े सीक्वेंस होंगे जो कि यूनिक होंगे एकदम, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, एसटीएस, सीक्वेंस टैग साइट। आ रही बात समझ में। अब बेसिकली इनको डिटेक्ट किया जाता है पीसीआर की टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की टेक्निक से इनको आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मतलब आप डिटेक्ट करते हो पीसीआर टेक्निक से, तो आपको एक प्राइमर भी चाहिए होता है, तो स्पेसिफिक प्राइमर यूज करके आप डिटेक्ट कर सकते हो पीसीआर टेक्निक के थ्रू एसटीएस साइट्स को, ठीक है, सीक्वेंस टैग साइट्स को, ठीक है। आ रही है बात समझ में। एसएनपी, एसएनपी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, अरे भैया हर एक व्यक्ति के अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ना, वेरिएशन है ना, तो वो क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ही तो है बेसिकली वो, ठीक है। मतलब एक बड़े से सीक्वेंस में ले लो, अमीनो एसिड सीक्वेंस, सॉरी अमीनो एसिड में भी ले लो, या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अगर हम बात कर लें, तो क्या होता है कि मान लो इस पोजीशन पे थोड़ा सा चेंज आ गया, किसका, अमीनो एसिड का, या क्या मान लो, तो क्या हो जाएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ गया, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से ही क्या होती है, रेफर होती है। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर अगर हमारा, आ गया माउस, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड इधर से उधर हो गया, हिल गया, गायब हो गया, या अलग से जुड़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बेसिकली एक तरीके का जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन। जिस तरीके से, जैसे मैं अपने भाई का सीक्वेंस लूं और अपना सीक्वेंस लूं, उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। कितना हो सकता है, 99.9% भी अगर सेम होगा सीक्वेंस, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम होगा, तो 0.1% तो कहीं ना कहीं वेरिएशन होगी ना, ठीक है। 0.1% क्या होगी, कहीं ना कहीं वेरिएशन तो होगी, ठीक है। वही क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बेसिकली एसएनपी में क्या क्या चीज पॉसिबल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इरेज कर लूँ। तो बेसिकली एसएनपी में क्या क्या अवेलेबल, क्या क्या पॉसिबल चीज हो सकती है, एक तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, दूसरा डिलीशन हो सकता है, तीसरा मेरे भाई इंसर्शन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन, तीन पॉसिबल केसेस हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, ये तीनों चीज हो सकती हैं, तीनों में से एक चीज भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो ये होता है कि मान लो ये अमीनो, ये सॉरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हुआ क्या, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड कोई सीक्वेंस है, ये चेंज हो गया, मान लो ए था, ए की जगह क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड तो यही रहा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड का नाम चेंज हो गया, ए से क्या बन गया, जी, ठीक है। एडेनिन से ग्वानिन बन गया, या ग्वानिन से एडेनिन बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिलीशन, डिलीशन मतलब मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे मान लो टी है, ठीक है। अब
एक केस तो ये हो सकता है कि ये पूरा ही रिमूव हो जाए, मतलब पूरा रिमूव हो गया तो ये जगह खाली हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, डिलीशन। ठीक है। तीसरा है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में एक नया न्यूक्लियोटाइड भाई साहब ऐड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इंसर्शन। आ रही है बात समझ में? तो तीन तरीके के सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में? तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो तीन काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए जी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।